Hello, dear student. Welcome to my channel. Today we'll discuss a very important topic, interference of light. हमें पता है कि लाइट का डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। पार्टिकल नेचर को हम बताते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से और वेव नेचर को हम बता सकते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। सो वील डिस्कस टुडे द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब इंटरफेरेंस क्या होता है? जब दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, उनके बीच में जीरो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस है और सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाए। सुपर इम्पोज होने की वजह से जो इंटेंसिटी है उस रीजन में रीडिस्ट्रीब्यूट होगी और रीडिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से किसी पॉइंट पे मैक्सिमम आ जाएगा और किसी पॉइंट पे मिनिमम आएगा। उसी को कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यानी कि दो वेव हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, उनके बीच में जीरो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएं और सुपर इम्पोज होने की वजह से उस रीजन में इंटेंसिटी ऑफ लाइट रीडिस्ट्रीब्यूट होगी। रीडिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से किसी पॉइंट पे मैक्सिमा आ जाएगा, किसी पॉइंट पे मिनिमा आ जाएगा। उसी को कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यानी कि व्हेन टू लाइट वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड हैविंग जीरो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस traveling in same direction superimposed each other, the intensity in the region of the superimposition get redistributed, become maxima at some point and minimum at other point. This phenomena is called interference of light. अब इंटरफेरेंस दो टाइप का है हमारे पास, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जब crust of one wave fall on the crust of another wave and trough of the another wave fall on the trough of the another wave, यहाँ पे अब इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी और इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है एम्पलीट्यूड का स्केयर। आर जो है यहाँ पे मान लेते हैं कि मैं इन दोनों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। इसको कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में crust of one wave fall on the trough on the other wave, then intensity will be minimum। और इंटेंसिटी जो होती है हमेशा एम्पलीट्यूड के स्केयर होती है, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो भी मिनिमम होगा। अब हम निकालते हैं कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सपोज द टू वेव, कोई दो वेव हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट है y1, ए एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी। अनदर वेव है y2, उसका एम्पलीट्यूड है b साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इन दोनों की अगर हम ध्यान से देखें तो फ्रीक्वेंसी सेम है और उनके बीच में जीरो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, तो यहाँ पे कांस्टेंट फेज डिफरेंस है फाई। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर सुपरइम्पोज हो जाएंगे तो रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट होगा y1 प्लस y2, इट मींस a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहां से इसको ओपन कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, साइन a प्लस बी, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। यहां से हम साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी को हम कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू a प्लस बी कोस फाई साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी साइन फाई। ए प्लस बी कोस फाई को हम एज्यूम कर लेते हैं आर कोस थीटा, ए प्लस बी कोस फाई। सपोज करें ये इक्वेशन जो है हमारे पास स्टार है और यहां पे बी साइन फाई को एज्यूम कर लेते हैं हम
आर साइन थीटा। सपोज करें ये डबल स्टार इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमारे पास y आ जाएगा, हमारे पास यहां पे आर कोस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस आर साइन थीटा कोस ओमेगा टी। ये y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास r इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। It means R is the resultant amplitude of the wave. Scale and adding equation star and double star. स्केयर करके ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आर स्केयर कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर कोस स्केयर फाई प्लस बी स्केयर साइन स्केयर फाई प्लस 2ab कोस फाई। हमें पता है साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा की वैल्यू 1 होती है। यह आ जाएगा हमारे पास आर स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर, और यहां से भी ये 1 वैल्यू आ जाएगी। दोनों को ऐड करेंगे तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कोस फाई। ये हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा टू वेव का आफ्टर सुपर इम्पोजिशन। For constructive interference, intensity will be maximum and intensity will be directly proportional to the amplitude square, और एम्पलीट्यूड भी आप मैक्सिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम होने के लिए कोस फाई की वैल्यू 1 होनी चाहिए। 1 कब आएगा? जब फाई की वैल्यू आए हमारे पास, या तो फाई की वैल्यू हो 0 या 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई एंड शोन, यानी कि जो फेज डिफरेंस है वो आ जाएगा 2n पाई। फेज डिफरेंस टू एन पाई। अब यहां से हम निकालना चाहिए पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस आ जाएगा, अगर हमारे पास सपोज करें कोई वेव है, लैम्डा इसकी वेवलेंथ है, और यहां से 0 से 2 पाई फेज डिफरेंस है। अगर हमारे पास 2 पाई फेज डिफरेंस है तो पाथ डिफरेंस है हमारे पास लैम्डा। यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो अगर हमारे पास पाथ डिफरेंस 1 है तो फेज डिफरेंस आ जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई। अगर हमारे पास फेज डिफरेंस फाई है देन पाथ डिफरेंस विल बी लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। यहां से हम निकाल सकते हैं पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज 2n पाई। 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, देन पाथ डिफरेंस विल बी n लैम्डा। यहां पे जो दो इक्वेशन आई है हमारे पास, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस होना चाहिए जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा तो 2n पाई, और पाथ डिफरेंस होना चाहिए n लैम्डा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा जब इंटेंसिटी मिनिमम होगी। इंटेंसिटी विल बी मिनिमम, और इंटेंसिटी होती है एम्पलीट्यूड का स्केयर, यानी कि रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड आया है वो मिनिमम आना चाहिए। और हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कोस फाई। ये मिनिमम कब हो सकता है? जब कोस फाई की वैल्यू हमारे पास -1 हो। और -1 कब आएगी?
जब फाई की वैल्यू हमारे पास 2n-1 पाई, यानी कि फाई हमारे पास या तो पाई हो या 2 पाई हो या 3 पाई हो या 5 पाई हो या 7 पाई हो, तो इस टाइप से हमारे पास ये आ जाएगा फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस यानी कि जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो फेज डिफरेंस की वैल्यू 2n-1 पाई। और पाथ डिफरेंस के लिए हमने डिस्कस किया था, ये आएगा λ/2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस हमारे पास 2n-1 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट, देन पाथ डिफरेंस विल बी 2n-1 λ/2, that is पाथ डिफरेंस। ये पाथ डिफरेंस आ जाएगा। अब हमारे पास कहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, कहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, उसके लिए कंडीशन है कि पाथ डिफरेंस हमारे पास कितना होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास पाथ डिफरेंस आना चाहिए 2n पाई, और फेज डिफरेंस की वैल्यू आएगी 2n पाई, और पाथ डिफरेंस की वैल्यू आएगी n लैम्डा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस की वैल्यू आएगी 2n-1 पाई, और पाथ डिफरेंस की वैल्यू आएगी 2n-1 λ/2। हम अब हमारे पास ये कंडीशन है, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस से हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बता सकते हैं। अब यहां पे आता है कि कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं और नॉन कोहेरेंट सोर्स कौन से हैं, या इनकोहेरेंट सोर्स कौन सा। कोहेरेंट सोर्सेज, दो सोर्स को हम कोहेरेंट कब कहेंगे? टू सोर्स ऑफ लाइट विच कंटिन्यूसली एमिट द लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ जीरो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस, यानी कि वो लाइट को एमिट करे जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और उनके बीच में जीरो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। इनकोहेरेंट सोर्स कहेंगे अगर वो एमिट करे लाइट को लेकिन कांस्टेंट फेज डिफरेंस ना हो तो उसको कहेंगे इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग द टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ द लाइट, हम क्या कंडीशन लें कि हमारे पास कोहेरेंट सोर्स मिले। टू सोर्स ऑफ लाइट ऑब्टेन फ्रॉम ए सिंगल सोर्स, एक सिंगल सोर्स से अगर हम बना सकते हैं कोहेरेंट सोर्स को बाय यूजिंग सम मेथड लाइक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर, जैसे हमने एक सिंगल सोर्स लिया उससे हम दो कोहेरेंट सोर्स बना सकते हैं, या फ्रेजनल बाई प्रिज्म या एनी अदर मेथड, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। यानी कि कोहेरेंट सोर्स हम किससे बनाएं? सिंगल सोर्स से। टू सोर्स मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, जो दो सोर्स हम लेंगे जिनको हम कोहेरेंट बना रहे हैं वो मोनोक्रोमेटिक लाइट होने चाहिए। मोनोक्रोमेटिक मींस सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट, या रेड हो वायलेट हो, सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट का हम यूज करें। पाथ डिफरेंस between the wave arising on the screen from the two coherent source must be large, जो पाथ डिफरेंस है वो लार्ज होना चाहिए। अब डिस्कस करते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर सपोज करें कि हमारे पास कोई सोर्स है S, और ये कोई स्लिट है यहाँ पे S1, ये स्लिट है S2, नैरो स्लिट है। स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल D है, ये स्क्रीन है, और दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d है। ये पॉइंट A एज्यूम करते हैं, पॉइंट B। S1 स्लिट से कोई वेव ट्रेवल कर रही है, S2 स्लिट से भी कोई वेव ट्रेवल कर रही है, और यहाँ पे P पॉइंट पे आके ये सुपर इम्पोज हो जाती है। वैसे स्क्रीन के हर एक पॉइंट पे सुपर इम्पोज होती है, कहीं पे मैक्सिमा कहीं पे मिनिमा बनेगा। सेंटर में बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा यानी कि ब्राइट फ्रिंज। P पॉइंट पे एज्यूम करते हैं, सपोज करें कि P पॉइंट और सेंटर के बीच का डिस्टेंस x है। कोई वेव A से ट्रेवल कर रही है, कोई वेव B से ट्रेवल कर रही है, तो इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो हो जाएगा BC।
यानी कि कोई वेव जो S2 स्लिट से जा रही है, P पॉइंट पे मिल रही है, उसको BC एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा एज कंपेयर टू दी वेव जो S1 स्लिट से चल रही है और P पॉइंट पे जा रही है। यानी कि B से P जो वेव जा रही है वो उसको एक्स्ट्रा पाथ कवर करना पड़ता है B से C। अब हम यहां से पाथ डिफरेंस निकालते हैं और पाथ डिफरेंस हमारे पास है BC। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ACB के अंदर हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लें तो साइन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस थीटा। ये 90 है तो ये भी एंगल क्या बनेगा, थीटा। यहां से हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AB दैट इज D, और BC की वैल्यू आ जाएगी D साइन थीटा। यानी कि पार्ट डिफरेंस हमारे पास है D साइन थीटा। स्मॉल d जो है वेरी वेरी लेस देन कैपिटल D है, तो इसको पैरेलल रेज की तरह ही एज्यूम करेंगे हम। सपोज करें एक वेव जो है इस पॉइंट सेंटर से यहां मिल रही है P पॉइंट पे, ये भी एंगल थीटा होगा, और यहां पे कैपिटल D स्मॉल d से वेरी लार्ज है, तो यहां पे साइन थीटा को हम टेंजेंट थीटा भी एज्यूम कर सकते हैं, और टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि x बाई d। अब अगर हम कंडीशन लगाएं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, d स्मॉल x डिवाइड बाई d। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब बनेगा, जब पाथ डिफरेंस n लैम्डा हो, n लैम्डा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पोजीशन x है n लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d, यहां पे n की वैल्यू पुट करते जाएं और हमारे को ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन पता लगती जाएगी। n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो सेंटर ब्राइट मिलेगा हमें, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज, एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर हम कंडीशन देखें, कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां बनेगा, किस पोजीशन पे बनेगा, जब ये पाथ डिफरेंस dx बाई कैपिटल D, पाथ डिफरेंस अगर 2n-1 लैम्डा बाई 2 होगा तो वहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। यहां पे पोजीशन हम बता सकते हैं x की 2n-1 लैम्डा बाई 2 कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d। यहां पे n की वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमारे को पोजीशन मिल जाएगी कहां पे, डार्क फ्रिंज बनेगा। n की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू लैम्डा d डिवाइड बाई 2d। अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा d बाई 2d। अगर 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 लैम्डा d बाई 2d। ये पोजीशन है जहां पे डार्क फ्रिंज बनेगी। अगर हम देखें यहां पे स्क्रीन पे, सपोज करें इंटरफेरेंस पैटर्न अगर हम बनाते हैं, यह आ जाएगा बीच में सेंट्रल ब्राइट, और हमें पता होनी चाहिए पाथ डिफरेंस हमारे पास आएगा n लैम्डा, और डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस आएगा 2n-1 लैम्डा बाई 2। यहां पे हम निकाल सकते हैं पोजीशन, कहां आएगी पोजीशन, x की वैल्यू n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कब बनेगा, जब n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, यानी कि यहां बनेगा ये लैम्डा। n की वैल्यू 2 पुट करें, सेकंड ब्राइट फ्रिंज 2 लैम्डा। अगर फॉर डार्क के लिए लेते हैं n की वैल्यू 1 पुट करेंगे
तो ये आ जाएगा लैम्डा बाई 2। ये हो जाएगा, इनकी वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा सेकंड डार्क फ्रिंज। 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा बाई 2। सिमिलरली यहां पे फर्स्ट डार्क लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस लैम्डा बाई 2 और ये आ जाएगा लैम्डा माइनस 3 लैम्डा बाई 2 इंटेंसिटी। एंगुलर विड्थ, अगर हम फ्रिंज विड्थ निकाल लें, हमें पता है कि डार्क और ब्राइट की जो फ्रिंज विड्थ है वो सेम रहती है। फॉर एग्जांपल अगर हम डार्क की फ्रिंज निकालना चाहें तो दो अल्टरनेटिव ब्राइट फ्रिंज को सब्ट्रैक्ट कर लें। अब दो अल्टरनेटिव ब्राइट फ्रिंज कहां हैं? ये है हमारे पास एन लैम्डा डी बाई डी। इसमें से इसका जो अल्टरनेटिव है ब्राइट फ्रिंज एन माइनस 1 लैम्डा डी बाई डी, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी लैम्डा डी बाई डी, फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क। इसी टाइप से अगर हम ब्राइट की निकालना चाहें फ्रिंज विड्थ, दो अल्टरनेट डार्क फ्रिंज को सब्ट्रैक्ट कर दें, हमारे पास फ्रिंज विड्थ आ जाएगी ब्राइट की 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई डी बाई 2 माइनस 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d। इसको सोल्व करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। यानी कि ब्राइट की फ्रिंज विड्थ और डार्क की जो फ्रिंज विड्थ है दोनों की सेम आएगी, यानी फ्रिंज विड्थ दोनों की सेम है। एंगुलर विड्थ निकालने के लिए हम क्या करें, फ्रिंज विड्थ को डिवाइड कर दें डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन से। यह आ जाएगा हमारे पास लैम्डा डी बाई डी और डी कैंसल आउट, देन एंगुलर विड्थ विल बी लैम्डा बाई स्मॉल टी, that is angular width. If young double slit apparatus is immersed in a liquid, अगर किसी लिक्विड में उसको इमर्स कर दें तो उसकी फ्रिंज विड्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? हमें पता है कि फ्रिंज विड्थ जो है लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, अगर उसको किसी लिक्विड में अपरेटस को रख दें तो उसकी जो फ्रिंज विड्थ है वो चेंज होगी। फ्रिंज विड्थ कैसे चेंज होगी? क्योंकि वेवलेंथ क्या होगी, चेंज होगी कि हर एक मीडियम में जो लाइट की वेवलेंथ है वो डिफरेंट रहती है। सपोज करिए लैम्डा डैश है हमारे पास, लैम्डा डैश डी डिवाइड बाई स्मॉल डी। स्मॉल डी और कैपिटल डी चेंज नहीं होगी, ये तो स्मॉल डी है 2 स्लिट के बीच का डिस्टेंस और कैपिटल डी है स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी है, स्मॉल डी है दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस, ये चेंज नहीं होगा। हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम C बाई V, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम को लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम को लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इनटू जो वेवलेंथ होगी उस मीडियम में लैम्डा डैश। फ्रीक्वेंसी सेम रहती है तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास लैम्डा बाई लैम्डा डैश और यहां से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं लैम्डा डैश बाई लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। इक्वेशन 1 और 2 से 1 को डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा फ्रिंज विड्थ, यह आ जाएगा लैम्डा डैश बाई लैम्डा और लैम्डा डैश बाई लैम्डा की वैल्यू है 1 बाई म्यू, तो फ्रिंज विड्थ आ जाएगी नई फ्रिंज विड्थ डिवाइड बाई म्यू, यानी फ्रिंज विड्थ जो है डिक्रीज हो जाएगी 1 बाई म्यू टाइम। कंडीशन फॉर सस्टेन या परमानेंट इंटरफेरेंस, एक अच्छा इंटरफेरेंस बने, परमानेंट इंटरफेरेंस बने तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? टू सोर्स शुड बी कंटिन्यूसली एमिट ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी या सेम वेवलेंथ, यानी कि जो कोहेरेंट सोर्स हमने लिया है वो कंटिन्यूसली एमिट करें वेव को जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, और जो टू सोर्स हैं मस्ट बी कोहेरेंट, दोनों कोहेरेंट होने चाहिए। टू
सोर्सेज शुड बी नैरो, जो सोर्स हमने स्लिट ली है वो नैरो होनी चाहिए, जो सोर्स है वो मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए। हमें पता है कि फ्रिंज विड्थ जो है लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी की वैल्यू लेस होनी चाहिए और कैपिटल डी की वैल्यू लार्ज होनी चाहिए फॉर सस्टेन्ड या परमानेंट इंटरफेरेंस के लिए। अगर हम व्हाइट लाइट यूज करें एज मोनोक्रोमेटिक लाइट तो फ्रिंज विड्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या हमारे पास जो पैटर्न बना है उस पैटर्न में क्या आएगा। अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट लेते हैं तो हमारे को मिलेगा अल्टरनेटिंग डार्क ब्राइट और डार्क फ्रिंज, सेंटर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क एंड अल्टरनेट हमें मिलते जाएंगे। अगर हम व्हाइट लाइट यूज करें तो व्हाइट लाइट यूज करेंगे, हमें पता है फ्रिंज विड्थ होती है लैम्डा डी डिवाइड बाई स्मॉल डी, यानी फ्रिंज विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। हमें पता है वेवलेंथ रेड की लार्ज होती है एज कंपेयर टू वायलेट, VIBGYOR। ये स्क्रीन है, सपोज करें सेंटर में हमें मिलेगा ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सबसे पहले वायलेट का डार्क आएगा और इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 2n-1 लैम्डा डी डिवाइड बाई 2d, यानी कि जो डार्क आएगा वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पे और सबसे कम वेवलेंथ होती है वायलेट की। वायलेट का डार्क यहाँ पे आ गया, यानी वायलेट नहीं है बाकी कलर हैं, तो यहाँ पे मिलेगा हमें रेडिश वाइट। फिर अगर डार्क की बात करें, डार्क मिले अगर हमें रेड का, तो यहां पे रेड गायब हो जाएगा, बाकी कलर होंगे। यहां पे मिलेगा हमें ब्लूशियस वाइट, इसके बाद वाइट, यानी कलरफुल हमें फ्रिंज कलरफुल जो है फ्रिंज मिलेंगे और सबसे ज्यादा जो फ्रिंज विड्थ है वो मिलेगी हमारे को रेड की और सबसे कम जो फ्रिंज विड्थ है वो मिलेगी वायलेट।